हे एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 2 यानी कि टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम्स में आ रहा है। साथ ही साथ इस चैप्टर का डिटेल्ड डिस्कशन विथ वन शॉट रिवीजन भी हम कर चुके हैं। अब टर्म 1 की फुल ऑन प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व। तो आपको भी रेडी रहना है मेरे साथ में एक नोटबुक एंड पेन के साथ में। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन करूंगी। आपको मेरे साथ में क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। आपको अपने आंसर्स नोटबुक में नोट कर लेने हैं एंड जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगी उससे आपको क्रॉस चेक करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स के लिए कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ सोशल ग्रुप्स? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सोशल ग्रुप का फीचर है। क्या बताना है कि कौन सा इसमें से सोशल ग्रुप का फीचर है। ऑप्शंस क्या है? ओन कंपोजिशंस, यानी कि सोशल ग्रुप्स ओन कंपोजिशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पीपल, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी और ऑल ऑफ दीज। क्या क्या फीचर्स होते हैं सोशल ग्रुप्स के? क्या ये होते हैं या फिर ये सभी होते हैं? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज, आपने अपनी नोटबुक में आंसर लिख लिया है, अब मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। ओके, देन आप क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्योंकि सोशल ग्रुप्स के ये सभी फंक्शंस होते हैं, उनमें कंपोजिशंस होती हैं, ढेर सारे लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, पीपल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में भी होते हैं, पीपल ऑर्गेनाइज्ड वे में भी होते हैं, गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इनके थ्रू सोसाइटी फंक्शन भी कर रही होती है। तो सोशल ग्रुप के ये सभी फीचर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ग्रुप्स आर लार्ज इन साइज। अब कौन से वो ग्रुप होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं? लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। बताइए वो कौन सा ग्रुप है जो बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत लार्ज होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आपको आंसर लिख के रखना है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप्स। जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो साइज में बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही बड़े ग्रुप्स होते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जनरली क्या होता है, रिलेशंस बहुत ज्यादा पर्सनल है, हाईली पर्सनल, एक छोटा सा ग्रुप हो गया। सेकेंडरी जो ग्रुप्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं साइज में। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, बी, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप्स, दोज आर लार्ज इन साइज। देन Who gave the concept of primary and secondary groups? अब अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स को डिस्कस किया, तो ये इस जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ऑप्शंस हैं कूले, मार्क्स, वेबर और डर्कीम। बताइए किसने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है? क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे ही। सो अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, नोटबुक में नोट करना है। नाउ आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए, दैट इज कूले। कूले वॉज द वन जिन्होंने ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज कूले। देन रोल्स आर रेगुलेटेड बाय डैश। अब रोल्स कौन रेगुलेट कर रहा होता है? सोसाइटी, ग्रुप, कल्चर और कंट्री। कौन रोल्स को रेगुलेट करते हैं? आपको याद करना है, हमने रोल्स के बारे में पढ़ा था, रोल स्टीरियोटाइपिंग हमने पढ़ा था, स्टेटस एंड रोल हमने पढ़ा था। तो ये जो रोल्स होते हैं इन्हें कौन रेगुलेट करता है? क्या सोसाइटी हमें हमारे रोल्स बताती है? क्या हमारे ग्रुप्स हमें हमारे रोल बताते हैं? क्या कल्चर, या फिर हम जिस कंट्री में रहते हैं कौन हमें हमारे ग्रुप्स में, मतलब कौन है जो हमें हमारे रोल्स बता रहे होते हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर है? ऑब्वियसली द आंसर इज ए, दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी ही हमें हमारे रोल्स क्रिएट करके देती है कि आपको किस तरह के रोल्स जो हैं परफॉर्म करने हैं। सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं। कहाँ पर? सोसाइटी में। और अक्सर रोल स्टीरियोटाइपिंग भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज सोसाइटी, बिकॉज रोल्स आर रेगुलेटेड बाय सोसाइटी। ओके, देन स्टेटस अचीव्ड with one's ability is called dash status। अब जो स्टेटस
कोई पर्सन अपनी एबिलिटी से अचीव कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे किस तरह का स्टेटस कहते हैं। जैसे जस्ट सपोज मैं अपने पोटेंशियल के थ्रू, अपनी एबिलिटी के थ्रू किसी एक स्टेटस पर पहुंच जाती हूँ। जस्ट सपोज मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी एंड अल्टीमेटली आई बिकम अ IAS, ठीक है, तो मेरा एक वो स्टेटस है दैट आई एम अ कलेक्टर और जो भी है। तो ये जो स्टेटस है, ये मैंने अपनी एबिलिटी से अचीव किया है। तो ऐसे स्टेटस को क्या कहा जाता है? एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, रोल स्टेटस और नन ऑफ दीज। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर पता होगा। हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अचीव्ड स्टेटस, जिसे आपने खुद से अचीव किया है, खुद से प्राप्त किया है। जैसे सपोज कोई है जो एग्जाम्स दे के क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाता है, तो उसका स्टेटस हो गया कि ये पर्सन जो है ये डॉक्टर है, तो ये स्टेटस उसने खुद ने अचीव किया है अपनी एबिलिटी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? अचीव्ड स्टेटस। ओके, देन What is the base of ascribed status? अब ये ascribed status जो है, इसका बेस क्या होता है? किसके बेसिस पर हम कहते हैं कि आपका स्टेटस ascribed है? ascribed status क्या होता है? आप पहले ये रिकॉल कर लीजिए कि ascribed status क्या है। ऑप्शंस क्या है? बर्थ, एज, सी और ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या बेस होता है ascribed status का? Here the correct answer is A, that is birth. बर्थ इज द बेस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। क्या होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस? जहां पर आपकी कोई भी चॉइस नहीं होती है, जिसके लिए ना ही कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, ना ही कोई एबिलिटी की जरूरत होती है, बस वो आपको मिल जाता है। जस्ट सपोज आपकी कास्ट, आप किस कास्ट में हो, आपके पेरेंट्स कौन रहे होंगे, ये कोई चीज आपने पहले से तो डिफाइन की नहीं थी, लेकिन ये चीजें आपको मिली हुई हैं। जैसे जस्ट सपोज इफ यू आर अ हिंदू और यू आर अ मुस्लिम, सो ये जो आपके रिलीजन्स हैं, क्या आपने इन्हें अचीव किया है? इन्हें पाने के लिए आपने कोई एग्जाम क्लियर किया? ऑब्वियसली नॉट। आप अपने बर्थ से ही उस रिलीजन में हैं। जस्ट सपोज आपकी कास्ट है, अब आप किसी भी कास्ट में आते हो, जो भी आपकी कास्ट है, तो आप उस कास्ट में क्यों हो? क्योंकि वो आपके पेरेंट्स की कास्ट है। आपके पेरेंट्स ने भी उसे चूज नहीं किया था, क्योंकि वो उनके भी पेरेंट्स की कास्ट थी। तो ये क्या है? एस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी आपको मिली हुई है। तो जो चीज एस्क्राइब्ड स्टेटस है उसका बेस क्या होता है? बर्थ। बाय बर्थ ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट सपोज ये ए बी पर्सन है, ये कपल है, जस्ट सपोज इनकी एक्स कास्ट है। अब यहां पर एन का बर्थ होता है, तो एन की भी एक्स कास्ट हो जाएगी, है ना? तो एन की जो एक्स कास्ट है वो उसे बाय बर्थ मिली है, एस्क्राइब्ड है। उसने इसके लिए कोई एग्जाम तो पास नहीं किया था, उसको थोड़ी ना पता था कि मैं किस कास्ट में जन्म लूंगा। ऐसे ही सेम जस्ट सपोज ये एन के आगे चल के शादी हो गई एम से, ठीक है, ये दोनों कपल हो गए। अब इनकी भी कास्ट एक्स है, तो इनके भी जो बच्चे होंगे जस्ट सपोज वाई, तो ये इसकी भी कास्ट एक्स ही होने वाली है। तो ये क्या है? बाय बर्थ चीजें डिफाइन है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था कास्ट को लेके, ऐसे ही और भी चीजें होती हैं। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का बेस क्या होता है? बर्थ। जो चीजें बाय बर्थ आपको मिली। और यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि देयर इज अ नो मैटर ऑफ चॉइस। यहाँ पर आपकी किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती है। क्लियर है? Then the process of dividing society in different layers is called। अब जब हम सोसाइटी को बहुत सी लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रैटिफिकेशन और इनइक्वालिटी। क्या कहा जाता है? बताइए कौन सा है वो प्रोसेस जहां पर हम सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं? क्या हम उसे सोशलाइजेशन कहते हैं? क्या हम उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं? क्या हम उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं? या हम उसे इनइक्वालिटी कहते हैं? अब आपको फटक से अपना आंसर जो है नोटबुक में लिख लेना है एंड मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, उससे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करिएगा। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है इसे ही हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर ढेर सारी इनइक्वालिटीज हैं। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर नहीं आता, सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन में नहीं आता। हम कह रहे हैं कि हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस हैं या डाइवर्सिटी, हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि हमने सोसाइटी को ही डिवाइड कर दिया। अब सोसाइटी को ही डिवाइड कर दिया तो क्या एक चीज हो गई? स्ट्रैटिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, सो क्या आने वाला है आपके इस ब्लैंक में?
C, that is stratification. Now birth is the dash base of stratification. अब ये जो stratification हम करते हैं, सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर बर्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. वो कौन सा रोल है, क्या बेस है बर्थ का क्या रोल है यहाँ पे, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इंडिविजुअल, क्या रोल है यहाँ पे, बर्थ का क्या बेस है स्ट्रैटिफिकेशन को लेके. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बायोलॉजिकल. बर्थ इज द बायोलॉजिकल बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. बर्थ के बेसिस पर भी यानी बायोलॉजिकल बेसिस पर भी सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेंडर. ये जेंडर एक एग्जाम्पल हो गया कि बायोलॉजिकल बेसिस हैं कि मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं अपने बायोलॉजिकल फीचर्स की वजह से, लेकिन सोसाइटी उसमें भी जेंडर ले आती है, यानी कि सोशल रोल्स डिफाइन कर देती है मेल्स और फीमेल्स के, यानी कि यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर भी स्ट्रैटिफाइड कर दिया सोसाइटी को. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. अदरवाइज द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज बायोलॉजिकल. क्लियर है. देन Which of these is not the base of stratification? अब हमने ये तो देखा कि birth is the base of stratification, ऐसे ही और भी bases होते हैं stratification के, पर आपको ये बताना है कि ये जो आपको 4 options दिए हैं इसमें से वो कौन सा बेस नहीं है, यानी कि सोसाइटी को हम इस बेसिस पर स्ट्रैटिफाइड नहीं करते हैं. क्या होंगे ऑप्शंस, क्या है, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और क्लास. क्या होने वाला है करेक्ट आंसर यहाँ पर, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और क्लास. वो कौन सा बेसिस है जिस पर हम सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड नहीं करते हैं. हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लैंग्वेज. हम लैंग्वेज के बेसिस पर कभी भी सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड नहीं करते, सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते. लैंग्वेज क्या है, डाइवर्सिटी के अंदर आता है. ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे जब आप आगे जाएंगे, तो किस तरह से डाइवर्सिटी होती है. ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, डाइवर्सिटी के अंदर. लेकिन रेस, रंग भेद के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, आप किस क्लास के हो, आप हायर क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, आप मिडिल क्लास के हो, पुअर क्लास के हो, इन सभी बेसिस पर भी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड होती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, लैंग्वेज. यानी लैंग्वेज इज नॉट द बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. रेस इज, कास्ट इज एंड क्लास इज. ओके, दीज आर द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. क्लियर है, समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस आपको. देन नेक्स्ट इज व्हाई इज सोशल कंट्रोल कैप्ट. अब सोशल कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, फॉर डिसऑर्गेनाइजेशन, फॉर सोशल सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी और नन ऑफ दीज. क्योंकि हम जो ये सोसाइटी है पूरी, हम इसको डिसऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम सोशल कंट्रोल रखते हैं. हम सोसाइटी की सिक्योरिटी चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. बताइए क्या जरूरत है सोशल कंट्रोल की, क्यों सोशल कंट्रोल किया जाता है. क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, आप में से बहुतों को आंसर पता होगा. ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फॉर सोशल सिक्योरिटी. हम चाहते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाएं, उसकी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएं, और जब हम वो कर पाएंगे तभी हम सोसाइटी को फर्दर प्रोग्रेस करवा पाएंगे, सस्टेन करवा पाएंगे. और हम ऐसा नहीं चाहते कि जो सोसाइटी है वो एकदम बिल्कुल अलग ही वे में चली जाए. हमें हमारी सोसाइटी की यूनिकनेस क्रिएट रखनी पड़ेगी. इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी पीपल हमारे यहाँ रिसाइड करते हैं हम उन सभी पर एक कंट्रोल रख सकें, ताकि सोसाइटी की सिक्योरिटी बनी रहे. और अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो एक दिन ये सोसाइटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. इसीलिए सोशल कंट्रोल की जरूरत होती है. क्लियर है. देन Which of these is an example of a Kasi group? अब इनमें से कासी ग्रुप का एग्जाम्पल क्या होता है, कासी ग्रुप्स क्या होते हैं. अब तो सबसे पहले आप ये रिकॉल कर लीजिए. अब आपको बताना है कि कासी ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है. क्लासमेट्स, ऑफिस कलीग्स, सिनेमा ऑडियंस और रिलेटिव्स. क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑफ कासी ग्रुप्स. क्या क्लासमेट्स को कासी ग्रुप कहेंगे, ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं उन्हें कासी ग्रुप कहेंगे, या फिर जो सिनेमा की ऑडियंस है उसे कासी ग्रुप कहेंगे, या फिर रिलेटिव्स को किसे कहने वाले हैं हम कासी ग्रुप. क्या एग्जाम्पल होने वाला है यहाँ पे, है द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सिनेमा ऑडियंस. क्यों होगा करेक्ट आंसर सी. क्या होते हैं कासी ग्रुप्स. कासी ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है. जस्ट सपोज ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, ट्रैफिक में बहुत सारे पीपल्स होते हैं, वहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हैं, लेकिन ना ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ना ही एक दूसरे को पहचानते हैं, और ना ही उनका कोई गोल है, ना ही उनके कोई एस्पिरेशंस हैं. तो ये कैसा ग्रुप हो गया, ये हो गया एक कासी ग्रुप.
वैसे ही जो सिनेमा की ऑडियंस होती है, ढेर सारे लोग हैं, एक ही साथ में बैठे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन उन सभी का आपस में कोई ऐसा सोशल गोल नहीं है, ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, ठीक है। तो यहाँ पर सिनेमा की ऑडियंस क्या हो गई, काशी ग्रुप की, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठा हैं। इसका एक एग्जांपल हमने और क्या देखा था, रेलवे स्टेशन का, कि वहां भी ढेर सारे लोग जो है एक ही समय पे जमा रहते हैं। तो आंसर क्या है, सी, दैट इज सिनेमा ऑडियंस इज द एग्जाम्पल ऑफ काशी ग्रुप। देन there is a feeling of sacrifice and cooperation among the members of this group. Identify the group from the following options. अब यहाँ पर किसी एक ग्रुप की बात चल रही है जिनमें फीलिंग होती है सेक्रीफाइस की और कॉपरेशन की। जैसे सपोज ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सभी एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिव वे में वर्क करते हैं। किस ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, इन ग्रुप और पीयर ग्रुप, किसकी हम बात करें, वो कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस है, कोऑपरेशन है, कौन सा है वो ग्रुप। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज इन ग्रुप। जो एक ही ग्रुप के पीपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये एक पूरा ग्रुप बना के दिया है ना, ये जितने भी मेंबर्स हैं इन ग्रुप के मेंबर्स हैं, इन सभी के अंदर फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, दैट इज इन ग्रुप। आउट ग्रुप नहीं होता, रेफरेंस ग्रुप भी नहीं होता, क्योंकि हम वहां पर किसी को रेफर कर रहे होते हैं। आउट ग्रुप जिसके आप मेंबर ही नहीं हो, तो वहां पर आपकी सेक्रीफाइस कोऑपरेशन वाली फीलिंग ही नहीं रही। पीयर ग्रुप छोटा सा ग्रुप होता है जो स्पेसिफिकली हम देखते हैं, जैसे जो बच्चे वगैरह होते हैं, स्पेसिफिकली जो सेम एज के पीपल होते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेक्रीफाइस कोऑपरेशन तो नहीं, बट हाँ इमोशनल अटैचमेंट जरूर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो बचता है वो है इन ग्रुप, दैट इज सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, then your next question is, who among the following use the term life chances which refers to the reward and advantages afforded by market capacity। यानी कि life chances word को किसने पहली बार यूज किया था, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कीम और none of the above। what is the correct answer here? Here the answer is A, that is मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने पहली बार लाइफ चांसेस वर्ड को यूज किया हुआ था, ठीक है, करेक्ट, समझ में आया। Then dash groups are relatively large in size, maintains formal and impersonal relationships। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा ग्रुप है जो साइज में भी बहुत बड़ा होता है, जिसमें फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स भी होते हैं। प्राइमरी, काशी, सेकेंडरी और रेफरेंस ग्रुप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर है, कौन सा ग्रुप है जो बहुत बड़ा होता है, फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स भी है यहाँ पे। है द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। अभी हमने सबसे पहले ही शायद ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि वो कौन सा ग्रुप है जो लार्ज होता है साइज में, तो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं स्पेसिफिकली। तो आंसर क्या हो गया, सी, सेकेंडरी। ओके, then social classes, status groups, age and gender groups are the examples of। अब ये सभी किसके examples होते हैं, रेफरेंस ग्रुप, काशी ग्रुप, पीयर ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। सोशल क्लासेस हैं, स्टेटस ग्रुप्स हैं, जेंडर ग्रुप्स हैं, एज वाले ग्रुप्स हैं, ये सभी जो हैं ये किस चीज के एग्जाम्पल होंगे, किसके अंदर आएंगे, रेफरेंस ग्रुप, काशी ग्रुप, पीयर ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। है द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज काशी ग्रुप्स। क्यों आएंगे ये इन सभी के अंदर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जेंडर ग्रुप्स के बारे में। जेंडर में हम बात करें अगर फीमेल्स की, तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो किसी एक जेंडर ग्रुप के अंदर आती होंगी, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी एक दूसरे को जानती हैं, क्या उन सभी की कोई गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, या फिर वो सभी किसी एक मोटिव, किसी एक गोल के लिए ही सारा वर्क कर रही हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, किसी भी तरह का कोई इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है, फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, साथ ही साथ ये सभी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। तो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके काशी ग्रुप्स के अंदर। क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है मतलब। देन humans connect, communicate and shape dash as a defining characteristic of life।
Sociology comparative and historical viewpoint reveals two seemingly harmless details. The first is that human groups and collectivities exist in every culture, whether ancient, feudal or modern, whether Asian, European or African. The second point is that various cultures have different forms of classes and collectivities. यहाँ पर ये जो मैंने पूरा आपको सेंटेंस रीड करके दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि ह्यूमंस कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं और किस तरह से साथ में रहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ को हम डिफाइन कर पाते हैं. क्या होगा करेक्ट आंसर? सोशल ऑटोनॉमीज, पॉलिटिकल ऑटोनॉमीज, इकोनॉमिक ऑटोनॉमीज और कल्चरल ऑटोनॉमीज. ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज सोशल ऑटोनॉमीज. किस तरह से समाज में वो सभी एक साथ में रहते हैं, अपना शासन चाहते हैं, स्वराज्य चाहते हैं और इसी के थ्रू ह्यूमंस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर अपनी सोशल लाइफ को क्रिएट करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज सोशल ऑटोनॉमीज. ओके, देन डैश is an aggregation or mixture that lacks structure or organization and whose members may be unaware of groupings presence. It includes social classes, status groups, age and gender groups and crowds. For example, individuals belonging to a particular social class or caste or community may not be organized as a collective body. अब ऐसा ही related question हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, इसलिए मैं इसको explain नहीं करूंगी. मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, आप आंसर बताइएगा, देन हम उसके बाद में इसको देखेंगे. Primary group, Kasi group, secondary group or tertiary group. Dash is an aggregation or mixture that lacks structure and organization and whose members may be unaware of groupings presence. क्या बात कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उन्हें ये भी नहीं पता कि हम किसी एक ग्रुपिंग के, किसी एक कलेक्टिविटी के पार्ट हैं. क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑब्वियसली द आंसर इज बी, दैट इज कासी ग्रुप्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया कि जैसे कि जेंडर ग्रुप्स हो गए, एज ग्रुप्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, इन्हें नहीं पता कि हम हमारा एक क्या गोल है, हम किसी स्ट्रक्चर में नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है. हाँ, बस हम साथ में जरूर हैं, इकट्ठे हैं हम, और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कासी ग्रुप. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? बी, दैट इज कासी ग्रुप. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही हैं सारी चीजें? देन Dash refers to patterns of regular and repetitive interaction between individuals or groups. A social group thus refers to a collection of continuously interacting persons who share common interest, culture, values and norms within a given society. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, किसी एक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर है, रिपीटेटिव इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में, ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन होता है. क्या है वो? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर. किसके थ्रू इंटरेक्शन होता है? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? हियर द आंसर इज बी, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर. जो सोसाइटी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के और ग्रुप्स के बीच में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर. क्लियर है? देन the human relationships that are highly personal, intimate and enduring, those where a person's involvement is considerable if not total, as in the family with real friends or a close knit group. This phenomena is known as. अब आपको यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है कि किस एक चीज की यहाँ पे बात हो रही है. जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो हाईली पर्सनल हैं, इंटीमेट हैं और एंड्योरिंग है, यानी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडरेबल. यहाँ पर एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट उस ग्रुप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, हाँ, उसकी प्रेजेंस फैमिली के जैसे तो नहीं होती, जितने पर्सनल, जितने इमोशनल रिलेशनशिप्स आपके अपनी फैमिली में होते हैं वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है उस पर्सन का उस ग्रुप के अंदर. तो ये जो पूरा फिनोमेना है ये किस एक चीज को बता रहा है, किसकी बात कर रहा है? एसोसिएशन, कम्युनिटी, सोसाइटी और एग्रीमेंट. किस एक चीज की हम बात कर रहे हैं? एसोसिएशन, कम्युनिटी, सोसाइटी और एग्रीमेंट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज कम्युनिटी. क्यों होगा यहाँ पर कम्युनिटी करेक्ट आंसर? ये बोला जा रहा है कि आप जिस एक ग्रुप के पार्ट हो, आप जिस एक ग्रुप का हिस्सा हो, जिसके अंदर आप रहते हो, वहां पर आपकी टोटल पार्टनरशिप या टोटल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा, बट हाँ, आपके लोगों के साथ में पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप्स होंगे, आप एक क्लोज नेट ग्रुप में होंगे, सब साथ में रहते होंगे हमेशा. फैमिली जैसा ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ वैसे ही इंपॉर्टेंट है. तो जो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कम्युनिटी आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, रिलीजन प्रोवाइड करती है, कास्ट,
फर्स्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, उसके साथ में आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कहेंगे हम इस फिनोमेना को, कम्युनिटी। क्लियर है, आंसर क्या हो गया, बी, दैट इज कम्युनिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी ग्रुप्स आर डैश ओरिएंटेड वेयर एज सेकेंडरी ग्रुप्स आर डैश ओरिएंटेड। दो ग्रुप्स के बारे में पूछा है, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। अब वो कैसे ओरिएंटेड होते हैं, मतलब किस चीज से रिलेटेड होते हैं। लाइक ऑप्शंस क्या है, पर्सन एंड गोल ओरिएंटेड, गोल और पर्सन ओरिएंटेड, यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड एंड सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड, और प्राइमरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड और सेकेंडरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड, या फिर प्राइमरी ग्रुप्स आर कास्ट ओरिएंटेड एंड सेकेंडरी ग्रुप्स आर सोसाइटी ओरिएंटेड, वाइस वर्सा, प्राइमरी ग्रुप्स आर सोसाइटी ओरिएंटेड एंड सेकेंडरी ग्रुप्स आर कास्ट ओरिएंटेड। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आपके इन 2 ब्लैंक्स में आने वाले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, किस चीज से ओरिएंटेड होते हैं, किस चीज से रिलेटेड होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, ये आपको बताना है। सो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। द आंसर हियर इज ए, दैट इज पर्सन एंड गोल ओरिएंटेड, क्योंकि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी रिलेशंस को शो कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हाईली पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं एंड दे आर पर्सन ओरिएंटेड। जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो लार्ज ग्रुप्स होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनका अपना एक एम होता है, वो सिर्फ उस एम के लिए ही ग्रुप क्रिएट होता है। देन उसके बाद में जैसे ही गोल्स या एम्स जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो जाते हैं तो ये ग्रुप अपने आप जो है डिमोलिश हो जाता है। सो इसीलिए प्राइमरी ग्रुप्स क्या है, पर्सन ओरिएंटेड, वेयर एज सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। देन next question is, a dash is a mode of reward or punishment that reinforces socially expected forms of behavior। अब यहां पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, that is deviance, status, role, sanction, इनमें से कोई एक है जो कि एक मोड है फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट रेनफोर्सेस सोशली एक्सपेक्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। सोसाइटी में एक पर्सन किस तरह से बिहेव करेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को लेके, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग देन उसको रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। ऐसे एक पूरे प्रोसेस को या ऐसे एक फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डेविएंस, स्टेटस, रोल और सैंक्शन। बताइए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, यहां पर आपको ही बताना है, आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सैंक्शन। सैंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ या मोड ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। क्लियर है। देन Dash refers to the modes of action which do not follow the norms or values followed by most of the members of the society। अब वो कौन सा फिनोमेना है जहां पर हम modes of action की बात कर रहे हैं, जहां पर हम किसी पर्सन के एक्शन की बात कर रहे हैं, which do not follow the norms और values, जहां पर किसी भी तरह के कोई norms नहीं होते हैं, कोई values नहीं होते हैं, followed by most of the members of a group of society, जो कि बाकी अदर मेंबर्स हैं। जस्ट सपोज ये एक बड़ी सी सोसाइटी है और इसमें ये सभी पीपल्स रह रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से सभी नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के, लेकिन सम पर्सन्स आर देयर दोज हु आर नॉट फॉलोइंग दोज नॉर्म्स एंड वैल्यूज। और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम किस तरह का फॉर्मूला या हम इस फिनोमेना को क्या एक चीज कहते हैं, डेविएंस, स्टेटस, रोल और सैंक्शन। बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर for the phenomena that refers to modes of action which do not follow norms and values of the society। Correct answer here is A, that is deviance। deviance यानी कोई पर्सन है जो अपने पाथ से डेविएट हो गया। अब जस्ट सपोज सोसाइटी बोल रही है कि सभी को इस पाथ पर चलना है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, सभी को इसी पाथ पर चलना है, बट सम पर्सन आर देयर और सम इंडिविजुअल्स आर देयर हु आर डेविएटिंग फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेविएंस, यानी कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है एंड समवन इज गेटिंग डेविएटेड। सो क्या हुआ यहाँ पर करेक्ट आंसर डेविएंस। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, डेविएंस। ओके, देन डैश एंड डैश, यानी कि यहां पर आपको 2 ब्लैंक्स को फिल करना है। आर दी मेन एजेंसीज एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब फॉर्मल सोशल कंट्रोल की 2 मेन एजेंसीज होती हैं, वो क्या होती हैं, स्टेटस एंड रोल, यानी यहां पर आपका स्टेटस आएगा, यहां पे आपका रोल आएगा। ओके, स्टेटस एंड रोल, लॉ एंड स्टेट, स्माइल्स एंड लैंग्वेज, फ्रॉन्स एंड रिडिक्यूल,
What are the main agencies or who are the main agencies and mechanism of formal social control? क्या होता है सोशल कंट्रोल? रिकॉल करिए, उसके दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अब फॉर्मल कंट्रोल की भी कुछ एजेंसीज होती हैं, ऑप्शंस आपके सामने, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देना है। Here the correct answer is, what is the correct answer? Answer is B, that is law and state। जो लॉ और स्टेट होती है ये दोनों फॉर्मल सोशल कंट्रोल की एजेंसीज होती हैं। यहाँ पर ये जो आपको दो और ऑप्शंस दिए हैं, स्माइल्स, लैंग्वेजेस, फ्रॉन्स, रिडिक्यूल, ये सभी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के टाइप्स होते हैं या फिर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की एजेंसीज होती है। स्टेटस एंड रोल ये एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है, ये इसके अंदर नहीं आ रहे, सोशल कंट्रोल के अंदर स्टेटस एंड रोल नहीं आ रहे हैं। सो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा और ये इनफॉर्मल के हैं, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की एजेंसीज हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लॉ एंड स्टेट। ओके, देन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज डैश अनऑफिशियल एंड अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ कंट्रोल। अब इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कैसा होता है? अभी हमने फॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करी, अब हम आ जाते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल पे। तो जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो अनऑफिशियल है, अनकोडिफाइड है और एक और कुछ है। आपको अब इस ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शंस क्या है? पर्सनल, इम्पर्सनल, बोथ और नन। क्या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल पर्सनल होता है, इम्पर्सनल होता है या पर्सनल इम्पर्सनल दोनों होता है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है? क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज, अभी हमने फॉर्मल सोशल कंट्रोल पढ़ा, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पर्सनल। जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है वो पर्सनल है, अनऑफिशियल है, यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन फॉर्मल सोशल कंट्रोल में लॉज होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू सोशल कंट्रोल किया जाता है। इनफॉर्मल के एग्जांपल्स क्या हो गए? स्माइल्स हो गई, रिडिक्यूल हो गया, फ्रॉन्स हो गए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ओके, सो क्लियर है? क्या है करेक्ट आंसर? ए, दैट इज पर्सनल। देन डैश इज द इनकम्पैटिबिलिटी among roles corresponding to one or more statuses। अब किस एक चीज को हम कहेंगे जब आप अपने रोल्स को लेके, जब आपके पास में एक से ज्यादा रोल्स होते हैं उनको लेके जब आप इनकम्पैटिबल हो जाते हो, तो ऐसे फिनोमेना को आप क्या कहोगे? रोल स्टीरियोटाइपिंग, स्टेटस, रोल कन्फ्लिक्ट और सोशल कंट्रोल। What's the correct answer here? That is incompatibility among roles। जब आप अपने रोल्स परफॉर्म करने में इनकम्पैटिबल हो जाते हो, ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रोल स्टीरियोटाइपिंग, स्टेटस, रोल कन्फ्लिक्ट और सोशल कंट्रोल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ तो मैं आपको बढ़िया से सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ कि इनका क्या मतलब है, बट आपको भी इन्हें समझना है, आपको इन ऑप्शंस को भी समझना है और क्या चीज पूछी जा रही है, इसीलिए 2 बार रीड करी, मैं भी इसीलिए 2 बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज C, that is रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब एक ही इंडिविजुअल के पास में बहुत सारे रोल्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए एंड वो इन सभी रोल्स के बीच में एक तरीके से बोलेंगे कि हम फंस जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? रोल्स कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। एक रोल दूसरे रोल के साथ में कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहा होता है या फिर कन्फ्लिक्ट जो है वो बर्थ ले रहे होते हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? सी, दैट इज रोल कन्फ्लिक्ट। Then dash is seen as necessary to bring stability in society। अब सोसाइटी में हमें स्टेबिलिटी लेके आनी है, इसके लिए क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रोल स्टीरियोटाइपिंग इंपॉर्टेंट है, सोशल कंट्रोल नेसेसरी है या सोशल ग्रुप्स नेसेसरी है? क्या नेसेसरी है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन सोसाइटी? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल जरूरी होता है सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। अगर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा, सभी अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना वर्क करेंगे, तो सभी के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है, सभी के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ में अगेंस्ट में आ जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए किस एक चीज की जरूरत होती है? सोशल कंट्रोल की। सो व्हाट इज नेसेसरी टू ब्रिंग स्टेबिलिटी? सोशल कंट्रोल। ओके, देन
केस बेस्ड एमसीक्यूज। अब अभी तक आपके चैप्टर्स में से जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे हमने उन्हें डिस्कस कर लिया। ओके, अब केस बेस्ड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी आपके टर्म 1 एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्या होते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज? हियर यू विल रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दी सेम। यहाँ पर आपके सामने एक टेक्स्ट होगा या पैराग्राफ होगा, आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है, ठीक है, इसको समझना है। देन इसी के बेसिस पर आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन्हें आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चंस को आंसर करना है इस पैराग्राफ के बेसिस पर। अब एक चीज जो पहले ही डिस्क्लेमर है आपको मैं बता देती हूँ, यहां पर अभी मैं आपको पैराग्राफ को रीड करके एक्सप्लेन करके बताऊंगी, सभी पैराग्राफ्स को नहीं, कुछ पैराग्राफ्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप जैसे ही अपने एग्जाम्स में पैराग्राफ को रीड करेंगे, उस पैराग्राफ से रिलेटेड उसके आसपास के जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे आपको उन सभी को एक बार में, एक सेकेंड मतलब आपको ऐसे टाइम लेना है, सारा कुछ रिकॉल करना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी हुई थी इस पैराग्राफ के आसपास में, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, देन इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, सो अब हम रीड करेंगे इस पैराग्राफ को, इसे समझेंगे, देन क्वेश्चंस देखेंगे। सो द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस. Some groups tend to influence many aspects of our lives and bring us into personal association with others. हम बहुत सारे ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। सभी ग्रुप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनल एसोसिएट, मतलब हम उनसे पर्सनली एसोसिएट भी हो जाते हैं। The term primary group is used to refer to a small group of people connected by intimate and face-to-face association and cooperation. प्राइमरी ग्रुप हम उस ग्रुप को बोलते हैं जहां पर एक छोटा सा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन, यानी एक छोटा सा ग्रुप है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं एंड कोऑपरेशन भी होती है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रुप। The members of primary groups have a sense of belonging. जो प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है कि हम सभी एक ही, मतलब जैसे वो एक फीलिंग होती है ना कि हम साथ साथ हैं, वो वाली फीलिंग होती है। Now family, village and groups of friends are examples of primary group. फैमिली, विलेज पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये सभी प्राइमरी ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। देन सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज, मेंटेन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं साइज में और उनमें फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होती है, लाइक ऑफिशियल रिलेशनशिप्स। The primary groups are person oriented whereas the secondary groups are goal oriented. अब जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। ओके, क्लियर है? ये पैराग्राफ आपको समझ में आया? यहाँ पर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें। अब आपको क्या चीजें इससे कनेक्टेड करनी है, हम यहाँ पर सोशल ग्रुप्स की बात करें सबसे पहले तो। ओके, अब सोशल ग्रुप्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स भी पढ़े थे। ओके, क्या क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़े थे, हमने ढेर सारे टाइप्स पढ़े थे ग्रुप्स के। इन ग्रुप्स होते हैं, आउट ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये सारे ग्रुप्स हमने पढ़े थे। तो आपको सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स रिकॉल करने हैं, सोशल ग्रुप्स आपको रिकॉल करने हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं वो भी आपको सारा कुछ यहाँ पर रिकॉल कर लेना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, so the term dash is used to refer to a small group of people connected by intimate and face-to-face association and cooperation. अब यदि आपने पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये स्टेटमेंट वहां पर शो हुआ होगा। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करी हूँ, आगे जो पैराग्राफ्स आएंगे हम उन्हें इतना डीपली स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में तो मैं रहने नहीं वाली हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वहां सारी चीज आपको खुद ही करनी है। ओके, सो क्या चीज है देखो यहाँ पे कि जो कौन सा वो टर्म है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम यूज करते हैं जहां पर बहुत ही इंटीमेट और फेस टू फेस एसोसिएशन होती है और कोऑपरेशन भी होती है। ऑप्शंस हैं कासी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप। क्या होने वाला है यहाँ पे करेक्ट आंसर? कौन से वो ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्राइमरी ग्रुप। क्या है आंसर इसका? बी, दैट इज प्राइमरी ग्रुप्स। अब ये हमने कहाँ देखा?
ये हमने देखो पैराग्राफ में ये आपको लाइन दिख रही है, द टर्म प्राइमरी ग्रुप यूज टू रिफर टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन। तो आंसर क्या हो गया, बी, दैट इज प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अब ये तो आपसे डायरेक्टली पैराग्राफ में से पूछ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पैराग्राफ में आपको दिए नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से समझा है, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले हैं। ओके, जैसे नेगेटिव डेविएंस इज अ टेक्निक फॉर, अब नेगेटिव डेविएंस की बात यहां पर कर दी। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स क्या रोल्स वो प्ले कर रहे होते हैं, सोशल ग्रुप से रिलेटेड और जितने टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ रिकॉल कर लेना है। अब यहां पूछा है कि नेगेटिव डेविएंस टेक्निक किस चीज के लिए यूज की जाती है, enforcing aspirational programs, enforcing laws and limiting deviance, limited connectivity or none of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर? Here the answer is again B, that is enforcing laws and limiting deviance। नेगेटिव डेविएंस हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लॉज को एनफोर्स कर पाए और जो डेविएट हो जाते हैं पीपल अपने अपने पाथ से, सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज से, हम वो चीज ना हो इसको इंश्योर करें, इसीलिए हम नेगेटिव डेविएंस की टेक्निक यूज करते हैं। देन डैश आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन एंड गोल अटेनमेंट्स। अब क्या चीज़ हैं जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं किसी के कल्चर के बारे में, उसके लाइफस्टाइल, उसके एस्पिरेशन, उसके गोल्स के बारे में? क्या होते हैं वो? रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं या सोशल ग्रुप्स होते हैं। यानी कौन से वो ग्रुप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट सम पर्सन और सम ग्रुप्स, कल्चर, लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन एंड गोल्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर सोशल ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको उससे रिलेटेड एक बार रिकॉल करवा दिए थे। सो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? आंसर इज ए, दैट इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? आप जिस ग्रुप के पीपल्स की तरह बनना चाहते हैं, आप उनकी कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनकी तरह रहना चाहते हैं, उनके ट्रेडिशंस आपको पसंद आते हैं, आप एस्पायर करते हैं कि आप उस ग्रुप के पीपल्स की तरह बने या उस ग्रुप के मेंबर्स की तरह आप भी हो। सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। और ये जो रेफरेंस ग्रुप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि पीपल्स किस तरह का कल्चर, लाइफस्टाइल, गोल अटेन करना चाह रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज रेफरेंस ग्रुप। ओके, then M.N. Srinivas carrying out census in Rampura in the year। अब M.N. Srinivas ने सेंसस कैरी आउट किए थे रामपुरा विलेज में। ओके, कौन से ईयर में ये चीज हुई थी? 1950, 1948, 1951 और 1953। अब आप सोच रहे होंगे ये तो जो है पैराग्राफ में नहीं आया था, लेकिन जब आप अपनी बुक में देखेंगे, मैंने आपसे कहा ना आसपास के जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, और उसके लिए क्या एक चीज जरूरी है, कब आपको ये सारे एस्पेक्ट्स रिकॉल होंगे? जब आप चैप्टर को डिटेल्ड में रीड करेंगे, जब हर एक टॉपिक को आप समझेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम ऑलरेडी चैप्टर्स का कर चुके हैं, लेकिन जब आप उसे रीड करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा है आपकी बुक से ही है कि M.N. श्रीनिवास ने रामपुरा में सेंसस जो है कैरी आउट किए थे, तो कौन से ईयर में किए थे? 1950, 1948, 1951 और 1953। व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? कब हुए थे रामपुरा डिस्ट्रिक्ट विलेज में जो है रूरल एरिया में सेंसस conduct by M.N. Srinivas? The correct answer is B, that is 1948. Okay? Then again एक और यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट है, हम इसे रीड करेंगे। अब मैं आपको टेक्स्ट को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब जस्ट टेक्स्ट रीड करेंगे, क्वेश्चंस आंसर, देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। द टेक्स्ट सेज social stratification refers to the existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic rewards। क्या एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है? social stratification की बात हो रही है। ओके, thus stratification can most simply be defined as structural inequalities between different groupings of people। Often social stratification is compared to the geological layering of rock in the earth's surface। Society can be seen as consisting of strata in a hierarchy, with the more favored at the top and the less privileged near the bottom।
Inequality of power and advantage is central for sociology because of this crucial place of stratification in the organization of society. Now every aspect of the life of every individual and household is affected by stratification. अब आपको इसको रीड करके इतना तो समझ में आया होगा कि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती हैं एक सोसाइटी के अंदर, और ये कैसे एक सोसाइटी को हायरार्की में डिवाइड कर देती हैं, जहां पर जो मोस्ट प्रिविलेज्ड हैं वो टॉप पर हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं वो बॉटम पर हैं। ओके, और किस तरह से सभी इस स्ट्रैटिफिकेशन से अफेक्टेड हैं, तो भी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आप रिकॉल कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन सेज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज डैश बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स। क्या है मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जिसे आप एक वर्ड से या दो वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? जो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रैटिफिकेशन की, अगर आपको कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन डिफाइन करने के लिए, तो आप बहुत इजी वर्ड्स में या बहुत बेसिक वर्ड्स में उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? ए, बी, सी और डी। हियर अगेन द आंसर इज ए, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट करती है स्ट्रैटिफिकेशन, इसलिए ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। ओके, then dash refers to the existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material और symbolic rewards। क्या चीज यहां पर पूछी जा रही है? क्या होता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स? करेक्ट आंसर आपको बताना है, मैं आपको ऑप्शंस रीड करके बताऊंगी। ओके, सो मैक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और नन ऑफ द अबव। पैराग्राफ अभी आपने रीड किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, ऑप्शंस भी हैं, अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। आपको क्या करना है? नोटबुक में नोट करना है, देन मेरे करेक्ट आंसर से उसको क्रॉस चेक करना है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है। हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी के अंदर बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। और कैसी सोशल इनइक्वालिटीज हैं कि मटेरियल या सिंबॉलिक रिवार्ड्स को लेके किसी के पास में भी एक्सेस नहीं है, यानी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। और इसे हम किस नाम से बोलते हैं या किस फिनोमेना से जानते हैं? इन सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। ओके, देन the key agencies and mechanisms of formal social regulation are the dash and dash। अब यहाँ आपको अगेन दो ब्लैंक्स हैं, उन्हें आपको फिलअप करना है। क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मल सोशल रेगुलेशन की एजेंसीज या मैकेनिज्म क्या होते हैं? लॉ, स्टेट, यानी इसमें लॉ, वहां पर स्टेट, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, ग्रुप्स, स्ट्रक्चर्स और नन ऑफ दी अबव। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। ओके, एग्जाम में नहीं मिलेगा पर मैं दे देती हूँ। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अभी डील किया है, जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। आप एक बार वापस से रीड करिए और सोचिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज A, that is law and state. The key agencies and mechanism of formal social regulation are the law and state। यहाँ पर देखो क्या बोला है? फॉर्मल सोशल रेगुलेशन या फॉर्मल सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल दो तरह से होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की एजेंसीज क्या हो गई? लॉ एंड स्टेट, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। सो करेक्ट आंसर क्या है? लॉ एंड स्टेट। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। देन inequality of power and advantage is central for dash because of the crucial place of stratification in the organization of society। अब पावर और एडवांटेज, ठीक है, पावर्स एंड एडवांटेज, इनको लेके बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं। किस चीज में होती हैं? क्या चीज में सेंट्रल होती हैं इनइक्वालिटीज? क्योंकि जो इनइक्वालिटीज हैं वो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए या सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो किस चीज़ के लिए जो पावर एंड एडवांटेज को लेके इनइक्वालिटीज़ हैं वो सेंट्रल होती हैं?
ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप सोशियोलॉजी पढ़ ही रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में इनइक्वालिटीज जो है पावर या एडवांटेज को लेके वो बहुत ज्यादा सेंट्रल होती हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज से ही स्ट्रैटिफिकेशन होता है सोसाइटी में, जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रखती है। एंड हम क्या करते हैं, सोसाइटी को ही स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज सोशियोलॉजी। देन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, देखिए, role stereotyping is a process of reinforcing some specific role for some members of the society. For example, men and women are often socialized in stereotypical roles as breadwinner and homemaker respectively. Social roles and statuses are often wrongly seen as fixed and unchanging. देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट करती जा रही हूँ, यहाँ से आपको समझना है कि किन चीजों की बातें हो रही हैं। ध्यान से सुनना है टेक्स्ट को। It is felt that individuals learn the expectations that and social positions in their particular culture and perform these roles largely as they have been defined. यानी जो भी इंडिविजुअल्स अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं, जो भी उनकी पोजीशन होती है सोसाइटी में, वो सभी डिफाइंड होती हैं बाय द सोसाइटी। Through socialization, individuals internalize social roles and learn how to carry them out. It suggests that individuals simply take on roles rather than creating or negotiating them. In fact, socialization is a process in which humans can exercise agency. They are not simply passive subjects waiting to be instructed or programmed. तो क्या चीज की बात हो रही है यहाँ पर, स्टेटस एंड रोल। और रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, किस तरह से पर्टिकुलर किसी के ऊपर स्पेसिफिक रोल्स जो हैं वो एक तरह से थोप दिए जाते हैं, ठीक है। ये रोल स्टीरियोटाइपिंग हो गया। जैसे मैन और वुमेन है, तो मैन है तो वो ब्रेड विनर होगा, जो वुमेन है वो होम मेकर होगी। वैसे ही जो सोशल रोल्स को लेके गलत चीज मानी जाती है कि ये फिक्स्ड है, अनचेंजिंग है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। और सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू समझ में आता है कि किसके क्या रोल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी हमारे रोल्स को रेगुलेट करती है। इन शॉर्ट ये कंक्लूजन हम बना सकते हैं इस पैराग्राफ से। अब क्या क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, उन्हें हम डील करते हैं। सो डर्कीम्स dash is a theoretical viewpoint founded on the idea that social phenomena can be explained in terms of the purpose they serve. अब डर्कीम के किसी एक आइडिया की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि ये कहता है कि जो सोशल फिनोमेना है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पर्पस दे सर्व। यानी कि सोशल फिनोमेना यदि क्रिएट किया गया है तो उसका कोई पर्पस होगा। डर्कीम्स का ये आइडिया क्या चीज को बता रहा है, या कौन सा आइडिया है ये? एसोसिएशन, फंक्शनलिज्म, एग्रीगेशन और स्ट्रैटिफिकेशन। क्या आइडिया था डर्कीम का? वापस से रिकॉल करिए, थोड़ा सा बैक में जाइए, फ्लैशबैक करिए। हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फंक्शनलिज्म। क्या आइडिया था फंक्शनलिज्म का? कि कोई भी सोसाइटी का फिनोमेना है, सोशल फिनोमेना है, उसका हर एक चीज का पर्पस है एंड उस पर्पस के लिए ही वो फंक्शन कर रहा है। सो डर्कीम का फंक्शनलिज्म इस चीज को जो है बता रहा है। ओके, देन the role of a person in a community or society is referred to as dash. Each role has been given specific rights and responsibilities. अब जो रोल होता है वो पर्सन का किसी कम्युनिटी में या सोसाइटी में, हम उसे क्या चीज कहते हैं? हर एक पर्सन के रोल के साथ में बहुत सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। इस रोल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेटस, कंसेप्ट, रोल और ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? वापस से इस लाइन को रीड करिए, देन सोचिए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। आराम से देखिए, सोचिए और फिर आप अपनी नोटबुक्स में नोट करिए। हियर द करेक्ट आंसर इज, क्या होने वाला है? सो द आंसर इज ए, दैट इज स्टेटस। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि आप क्या रोल्स परफॉर्म कर रहे हो उसी से आपका स्टेटस मेंटेन होता है, और हर एक रोल के साथ में ढेर सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में ही चलती हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज स्टेटस। देन a dash is a mode of reward or punishment that reinforces socially expected forms of behavior. Peer group, social group, sanction और secondary group, अभी हमने ये क्वेश्चन भी डील किया हुआ है। सो क्या होता है जहां पर रिवॉर्ड पनिशमेंट मिलती है फॉर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सैंक्शन। जो सैंक्शंस होते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? कि आप किस तरह से सोसाइटी में बिहेव कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। देन
dash believe that the scarcity and value of resources in society produces conflict as groups struggle to gain access and control those resources। अब क्या एक चीज यहाँ पर कही जा रही है कि क्या वो फिनोमेना है, कि कौन सा वो फिनोमेना है जो ये बिलीव करता है कि क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है और हर एक रिसोर्सेज की अपनी वैल्यूज भी हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या चीज बता रही है वो? डेवियंस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, कम्युनिटी और नन ऑफ दीज। कौन ऐसा बिलीव करते हैं? कौन? ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, बस आपको एक बार और रीड करना है और अच्छे से आपको ऑप्शंस को रीड करना है। सो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? आंसर इज बी, दैट इज कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। क्योंकि कन्फ्लिक्ट थ्योरी इस चीज में बिलीव करते हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है और अपनी वैल्यूज भी होती है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए और उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, दैट इज कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। देन है आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। ये हमने चैप्टर 1 में समझे थे कि कैसे होते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। एक होता है स्टेटमेंट, सेकंड होता है उसका रीजन। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस सभी असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज में होंगे। क्या है ऑप्शंस? कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन असर्शन को या ये जो स्टेटमेंट दिया है इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। या फिर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये सेम ऑप्शंस होंगे सभी में। अब हमें किस चीज पर फोकस करना है? असर्शन एंड रीजन पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले असर्शन को समझते हैं। असर्शन सेज in the early stage of sociology's emergence, there were contrary and contesting understandings of society। क्या कहा जा रहा है कि जब सोशोलॉजी इमर्ज हुआ था तो सोसाइटी को समझने के अलग अलग सभी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। If for Karl Marx, class and conflict were key concepts to understand society, social solidarity and collective conscience were key terms for Emile Durkheim। कार्ल मार्क्स ने क्लास एंड कन्फ्लिक्ट के थ्रू सोसाइटी को समझा, वही इमाइल डर्कीम ने सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस के थ्रू सोसाइटी को समझा। तो क्या है, क्या यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? क्या इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है? क्या है करेक्ट आंसर? आप बताइए। सो the correct answer here is what? Answer is A, that is both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। क्योंकि जैसे ही सोशोलॉजी इमर्ज्ड हुआ था तो सभी ने सोसाइटी को अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू समझा था। ठीक है, अपने अपने नॉलेज के थ्रू, अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू फिर सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया था, स्टडी किया था। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने क्लास एंड कन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया, वहीं इमाइल डर्कीम ने सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस को डिस्कस किया। तो सभी ने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया था जब सोशोलॉजी इमर्ज हुआ था। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, क्लियर है? देन असर्शन इज एनी गैदरिंग ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। ओके, रीजन इज सोशल ग्रुप्स इमर्ज, चेंज एंड गेट मॉडिफाइड। क्या है करेक्ट? आपको बताना है क्या रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और या फिर इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या होने वाला है? सो फटाक से बताइए आप आंसर। एक बार वापस से रीड कर लीजिए। असर्शन क्या कह रहा है? एनी गैदरिंग ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, यानी कि कहीं पर भी यदि पीपल गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, एक साथ में हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक सोशल ग्रुप है। एंड रीजन सेज कि सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो इमर्ज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाइड होते रहते हैं। सो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। यानी आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है। अब क्यों है गलत असर्शन यहाँ पर? क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई भी गैदरिंग सोशल ग्रुप होती है, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। सभी गैदरिंग्स जो है वो सोशल ग्रुप नहीं होती। ये हमने कहाँ समझा था? जब हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। हमने कासी ग्रुप्स को भी स्टडी किया था कि जैसे कि ट्रैफिक में या फिर जो है रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी गैदरिंग्स होती है, लेकिन हर एक ग्रुप सोशल ग्रुप नहीं होता। सो ये वाले स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। एंड जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग इमर्ज, चेंज, मॉडिफाइड होते रहते हैं। तो रीजन यहाँ पर करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. The term primary group is used to refer to a small group of people connected by intimate and face-to-face association and cooperation. Primary group क्या होता है? जो कि एक small group है people का जहां पर बहुत ज्यादा personal relationships हैं members के बीच में. Okay. And reason. Schools, government offices, hospitals, etc. are examples of secondary group. जो schools हो गए आपके government offices हैं, hospitals हैं, ये सभी secondary group के examples हैं. ओके अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही है या कौन सा ऑप्शन होने वाला है. क्या दोनों ऑप्शंस ही सही है और रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? क्या दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? या फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, रीजन सही है असर्शन गलत है? क्या होने वाला है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? बताइए. आप वापस से रीड कर लीजिए असर्शन एंड रीजन को, देन आप बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर. आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक्स में आंसर लिख लेना है. द करेक्ट आंसर हेयर इज B, that is both are true but R is not the correct explanation of A. अब क्यों होगा ये वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट? इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है कि प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, छोटे ग्रुप्स हो गए जहां पर बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स है, कोऑपरेशन है, फेस टू फेस एसोसिएशन है, वो हो जाते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप्स. ओके. सेकंड जो आपको रीजन दिया है वो ये कह रहा है कि जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जांपल है. दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. यहां पर प्राइमरी ग्रुप्स की बात हो रही है, यहां पर सेकेंडरी ग्रुप्स की बात हो रही है. सो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. रीजन किसी डिफरेंट टॉपिक की बात कर रहा है, सेकेंडरी ग्रुप्स की बात कर रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन A sense of belonging marks an in-group. जहां पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है वहां पर इन ग्रुप फीलिंग होती है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इन ग्रुप कहते हैं. दिस फीलिंग सेपरेट्स अस और वी फ्रॉम देम और दे. ये जो फीलिंग है बिलोंगिंग की, ये हमें वी फीलिंग या अस फीलिंग, हम सभी साथ हैं, ऐसी वाली फीलिंग देती है, ना कि वो या हम किसी और की बात कर रहे हैं. ठीक है, देम और दे वाली बात हम नहीं कर रहे हैं. सो मैंने आपको असर्शन रीजन एक्सप्लेन कर दिया है. अब आप क्या बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है? आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या कोई स्टेटमेंट गलत है? क्या रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? सो व्हाट इज दिस? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन ग्रुप्स की. किसकी बात कर रहे हैं? इन ग्रुप्स की. टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हमने पढ़े थे, आउट ग्रुप पढ़ा था, इन ग्रुप पढ़ा था. इन ग्रुप यानी जिस ग्रुप के आप मेंबर हो. तो आप जिस ग्रुप के मेंबर हो वो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करवाता है और उस ग्रुप में आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम सभी साथ में, हम सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ में. ये एक कौन सी फीलिंग को आगे बढ़ा रहा है? वी फीलिंग को. ठीक है, और हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि उस ग्रुप के जो लोग हैं या फिर उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, हम यहाँ पर क्या बात करें कि हमारे ग्रुप के अंदर ऐसा होता है. जस्ट सपोज एग्जांपल, तो यहाँ पर अस और वी वाली फीलिंग है, ना कि देम और दे वाली. सो इसीलिए दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. सो करेक्ट आंसर क्या है? ए. ओके, देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. We do not belong to our reference group, but we do identify ourselves with that group. हम रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग तो नहीं करते हैं पर अपने आप को उस ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दिस इज असर्शन. रीजन. Peer group is a kind of secondary group usually formed between individuals who are either of similar age. जो peer groups होते हैं वो secondary groups की तरह ही होते हैं जो कि similar age peoples के बीच में बन रहे हैं या individuals के बीच में. So what is the correct answer? ये 4 options आपके सामने हैं. क्या होगा correct answer? वापस से read कर लीजिए एक बार स्टेटमेंट को, आराम से पढ़िए. फिर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. So the correct answer here is what? Answer is C, that is A is true but R is false. अब क्यों हो गया यहाँ पर R false क्यों है और असर्शन करेक्ट क्यों है? क्या कहा जा रहा है? देखिए, असर्शन कहता है कि रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं लेकिन हम उसके पार्ट नहीं होते हैं. वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप बट वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दैट ग्रुप. तो ये क्या है? ये रेफरेंस ग्रुप की बात चल रही है. यहां पर बात हो रही है पीयर ग्रुप की.
क्या कहा जा रहा है कि पीयर ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप की तरह होता है, और यही यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि पीयर ग्रुप प्राइमरी ग्रुप्स की तरह होते हैं। यहाँ पर हाईली पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, इंटीमेट फेस टू फेस कोऑपरेशन होता है। और जो सेकंड पार्ट कहा गया है कि फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर ईदर ऑफ सिमिलर एज, ये करेक्ट है। जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो सिमिलर एज पीपल्स के या इंडिविजुअल्स के बीच में बनते हैं, और यहाँ पर हाईली पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का क्लास में ग्रुप हो जाता है, जो कि बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं। सोसाइटीज में जो बच्चे होते हैं उनके बीच में ग्रुप बन जाता है, और भी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो गलत क्यों है ये ऑप्शन? क्योंकि पीयर ग्रुप इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप एंड नॉट सेकेंडरी ग्रुप। Okay, so here assertion is true but reason is false. Okay, so correct option क्या है? C. अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर में से ही, उन कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज society can be seen as consisting of dash in a hierarchy with the more favored at the top and the less privileged near the bottom. अब सोसाइटी किस एक चीज से कंसिस्ट होती है? इन अ हायरार्की, यानी सोसाइटी जो है वो हायरार्की में है, और हम उसे क्या कहेंगे कि किस चीज से कंसिस्ट हो रही है सोसाइटी? जहां पर जो बहुत ज्यादा फेवर्ड हैं वो टॉप पर होते हैं, और जिनके पास में प्रिविलेजेस नहीं होते हैं वो बॉटम में होते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, ऑप्शंस आर स्ट्रेटा, groups, both strata and groups, or none of the above. Society can be seen as consisting of what in a hierarchy? बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? आंसर इज A, that is strata. सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटा की बनी हुई होती है। स्ट्रेटा यानी कि जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जैसे अर्थ सरफेस है, जैसे सपोज ये है अर्थ सरफेस, तो यहाँ पर रॉक्स की लेयरिंग होती है। जैसे ये रॉक्स की लेयरिंग है वैसे ही सोसाइटी भी स्ट्रेटा में डिवाइडेड है, जहां पर कोई टॉप पर है, कोई बिल्कुल बॉटम पर है, कोई मिडिल पर है, कोई यहाँ पर है। सो यानी कि एक हायरार्की बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, जिसे हम अर्थ सरफेस की जियोलॉजिकल जो रॉक है उससे कंपेयर करते हैं। सो वैसे ही जो सोसाइटी है वो भी स्ट्रेटाज में बनी हुई है, हायरार्की में है, जो टॉप पर है, कुछ टॉप पर हैं और कुछ बॉटम पर हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्ट्रेटा। ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन ग्रुप्स जो होते हैं वो हायरार्की क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, क्रिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रेटा, क्योंकि कोई टॉप पर है, कोई बॉटम पर है, हम हायरार्की की बात कर रहे हैं। ओके, देन the dash theory of social stratification begins from the general presupposition or belief that no society is classless और unstratified. अब यहाँ पर किसी एक थ्योरी की बात हो रही है। कौन सी ऑप्शंस हैं आपके सामने? कन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, बोथ कन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनलिस्ट थ्योरी, और नन। अब किसी एक थ्योरी की यहाँ पर बात हो रही है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, जो ये कहती है कि जो सोसाइटी है वो क्लासलेस या अनस्ट्रैटिफाइड तो हो ही नहीं सकती। सोसाइटी में क्लासेस भी होंगी, स्ट्रैटिफिकेशन भी होंगे, इनइक्वालिटीज भी होंगी। तो वो कौन सी थ्योरी है जो ये इस चीज को सपोर्ट करती है या इस बिलीफ के ऊपर ही चल रही है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी और बोथ थ्योरी। बताइए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? हमने बहुत अच्छे से इन थ्योरीज को डिस्कस किया हुआ है चैप्टर्स में। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी में सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस की, इनइक्वालिटीज की, स्ट्रैटिफिकेशंस की, इन सभी चीजों की नीड होती है ताकि हम सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आ पाए। ठीक है, और ये जो चीजें हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी सोसाइटी को सस्टेन करवाती हैं, सोसाइटी की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल करती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नेसेसरी, और इन्हीं के थ्रू जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है। सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, दैट इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां पर किसी भी तरह की इनइक्वालिटीज ना हो, स्ट्रैटिफिकेशन ना हो, क्लासेस ना हो। सो कौन सपोर्ट कर रहा है? बी, दैट इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी। देन in dash societies there is nothing to legally stop a person from the most deprived class and caste from reaching the highest position.
अब वो कौन सी सोसाइटी होती है जहां पर किसी एक पर्सन को, चाहे वो बहुत ही डिप्राइव्ड क्लास या कास्ट से बिलोंग करता हो, हम उसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने से लीगली नहीं रोक सकते हैं। ऐसा कौन सी सोसाइटी में पॉसिबल हो सकता है? ट्रेडिशनल सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज और ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज। कौन सी सोसाइटीज हैं जहां पर आप किसी प्रिविलेज्ड, लेस प्रिविलेज्ड या डिप्राइव्ड पर्सन को जो है टॉप पोजीशन पर पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं, लीगली नहीं रोक सकते हैं? वो कौन सी सोसाइटी है? कहां पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। आपको लगता है तो एक बार और रीड कर लीजिए और फिर बताइए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज सी, दैट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ही ये पॉसिबल है जहां पर आप किसी एक पर्सन को लीगली स्टॉप नहीं कर सकते हो हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने से। जैसे सपोज कोई पर्सन है, वो जो है बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी से आता है, लोएस्ट कैटेगरी इन द सेंस हम कहें लोएस्ट कास्ट से आता है, ठीक है। हमने देखा है किस तरह से कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑलरेडी है हमारी सोसाइटी में। अब कोई पर्सन है जो बिल्कुल लोअर कास्ट का है, वो चाहता है कि उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप उसको लीगली स्टॉप नहीं कर सकते हो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या इंश्योर करती है? इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी फॉर एवरीवन। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटीज भी नहीं, मॉडर्न सोसाइटीज भी नहीं और ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज तो बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। देन स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट डैश आर प्लेट। अब आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि स्टेटस को तो आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, लेकिन क्या वो चीज है जिसे आप प्ले करते हो, खुद से आपको उन्हें करना पड़ता है? सैंक्शंस, रोल्स, डेविएंस और ऑल ऑफ द अबव। क्या है करेक्ट आंसर? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। सो स्टेटस इज ऑक्यूपाइड बट आंसर इज बी, दैट इज रोल्स आर प्लेड। स्टेटस को तो आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो रोल्स होते हैं आपके, उन्हें आपको परफॉर्म या फिर प्ले करना पड़ता है। सो आंसर क्या है? बी, दैट इज रोल्स। Then what means is used by a society to bring its recalcitrant and unruly members back into the line? अब वो कौन सा मीन्स है या फिर वो कौन सा तरीका है जिसे सोसाइटी अपनाती है अपने अनरूली मेंबर्स को वापस से लाइन पे लेके आने के लिए? ठीक है, जो सोसाइटी से अलग जा रहे हैं उनको वापस से लाइन पे लेके आना है। सो उनके लिए सोसाइटी कौन सा मीन्स अपनाती है? सोशल कंट्रोल, सैंक्शन, डेविएंस और ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? यहाँ पर वो कौन सा मीन्स है जिसके थ्रू सोसाइटी कंट्रोल करती है अपनी पीपल्स को? सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि सोशल कंट्रोल के थ्रू ही हम अपने अनरूली या रिकैल्सिट्रेंट मेंबर्स को लाइन पे लेके आते हैं, बैक इनटू द लाइन लेके आते हैं सोसाइटी में, और डेविएंस और सैंक्शंस उसी के ही मीन्स होते हैं, उसी के ही फॉर्म्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, criticism, ridicule, laughter, etc. are which form of social control? अब ये सभी किस तरह के सोशल कंट्रोल के अंदर आएंगे? किसी के लिए आप फेसेस बना रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें किस फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर आएंगी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ और नन? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? बताइए। ये भी बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। फॉर्मल के अंदर क्या आएंगे? लॉ एंड स्टेट, जहां पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी, इन सभी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है किसी पर्सन को। एंड इनफॉर्मल में ये सारे आ जाएंगे, मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, लाफ्टर, एक्सेट्रा। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। देन योर लास्ट क्वेश्चन इज खासी मैट्रिलिनी जनरेट्स इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर। अब ये जो खासी मैट्रिलिनी का सिस्टम है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स भी देखे हमने इसके स्टार्टिंग से ही, ये जो पूरा सिस्टम है ये किसके लिए रोल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है? मेन, वुमेन, चिल्ड्रन और नन? किसी के लिए भी नहीं करता। चिल्ड्रन के लिए करता है, वुमेन के लिए करता है या मेन के लिए करता है? किसके लिए जनरेट करता है? बताइए। आपको अपना आंसर नोट कर लेना है, देन मैं आपको आंसर बता रही हूँ, उससे क्रॉस चेक करना है। सो द करेक्ट आंसर इज
ए दैट इज मेन। जो खासी मेट्रिलिनी का सिस्टम है वो मेन के लिए रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, कैसे जनरेट कर रहा है, क्या सिस्टम होता है खासी मेट्रिलिनी का, जहां पर जो वुमेन होती है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो वुमेन्स को ट्रांसफर होती है, मेल को ट्रांसफर नहीं होती, फीमेल्स को ट्रांसफर होती है। और ऐसे में जो मेल्स हैं, जो मेन है, वो रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं अपनी वाइफ्स को लेके एंड अपनी सिस्टर्स और मदर्स को लेके। सो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए हो जाता है, मेन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मेन। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब टर्म 1 के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं अपने चैप्टर 2 के साथ में। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, क्लास पे क्लिक करेंगे, क्लास से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो यहाँ पर ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।